हेलो एंड वेलकम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 ज्योग्राफी पे। और बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊं, अगर आप इनमें से हमारा कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको इन सभी बैचेस का लिंक मिलेगा। उस लिंक के ज़रिए आप बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप बताइए आपको कौन सा बैच ज्वाइन करना है, आपको बैच में ज्वाइन करा दिया जाएगा। अच्छा, आपको सबसे पहले ये बताऊं, देखिए आज जो लेक्चर नंबर 1 आपको मैं पढ़ाऊंगा, इसके बेसिस पे जेके एसएसबी टॉप क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज के लेक्चर के ऊपर हो सकते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, जो आपका इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा। और आपको ये भी बताऊं कि ये जितने भी बैचेस हैं पूरे जे&के में आपको सबसे कम अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये हमारे एप्लीकेशन पे मिलने वाले हैं, विद बेस्ट क्वालिटी टीचिंग। आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 ज्योग्राफी सीरीज पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी जो है ये असल में 2 ग्रीक वर्ड से बना है। तो बच्चों बताइए, ज्योग्राफी कितने ग्रीक वर्ड से बना है? तो याद रखना है आपको 2 ग्रीक वर्ड्स। कौन कौन सा ग्रीक वर्ड है? एक है जियो, दूसरा है ग्राफी। अब जियो जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है बच्चा अर्थ। और जो नेक्स्ट ग्रीक वर्ड है ग्राफी, उसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो अगर अब आपको कोई बताए कि बोलिए ज्योग्राफी लफ्ज का मतलब क्या है, ज्योग्राफी वर्ड का मतलब क्या है, तो आपको जवाब देना है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अब ये डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? देखिए, डिस्क्रिप्शन का मतलब मैं आपको यहां पे समझाता हूं। डिस्क्रिप्शन का मतलब आप कह सकते हैं अर्थ की शक्ल कैसी है, अर्थ का इंटीरियर कैसे है, अर्थ का एक्सटीरियर कैसा है, वही सब आपको ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहां पे समझाऊं। देखिए, ज्योग्राफी के इंटीरियर की अगर हम बात करें पहले, तो ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या होता है? ज्योग्राफी के अंदर होता है क्रस्टमेंटल कोर। कोर सबसे इनर मोस्ट लेयर है। उसके बाद मीडियम पे आपको मेंटल मिलेगा, मीडियम लेयर। और बच्चा उसके बाद जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है, तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ होता है क्रस्टमेंटल कोर। इसके अलावा भी कुछ आपको बताएंगे डिटेल में लेक्चर सीरीज में कि कितने लेयर्स है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आपको बस समझा रहा हूं कि ज्योग्राफी में आगे क्या पढ़ना है। आपको ज्योग्राफी का इंटीरियर थोड़ा बताया। ज्योग्राफी के इंटीरियर में ही आपको अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ना है, वॉल्केनोज के बारे में पढ़ना है। चलिए, इसके अलावा बच्चा अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी के एक्सटीरियर के बारे में, अर्थ के एक्सटीरियर के बारे में, तो अर्थ के एक्सटीरियर के बारे में आप सबको पता है, पढ़ाया गया भी है। देखो, ऐसे पहाड़ है, क्रस्ट पे आपको पहाड़ मिलेंगे। उन पहाड़ों को क्या बोलते हैं जरा बच्चा बताओ? उनको बोलते हैं माउंटेन्स। ओके, अच्छा, आपको ऐसे टेबल की तरह लैंड मिलेगी। ये जो टेबल की तरह लैंड है, इसको जरा मुझे बताइए, इसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं, या प्लेट्यू बोलते हैं, या आइलैंड बोलते हैं? तो बहुत आसान है, टेबल लैंड को प्लेट्यू बोलते हैं। ओके, अच्छा, ओके। उसके बाद बच्चा एक सेकेंड, ओके, उसके बाद बच्चा आपको ये भी बताऊं कि अगर जो प्लेन सरफेस है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्लेन्स। ओके, उसके अलावा अगर कोई ऐसी जमीन का टुकड़ा है जिसके आसपास चारों साइड से पानी ही पानी है, उसको क्या बोलते हैं बच्चा? उसको बोलते हैं आइलैंड्स। ओके, उसके अलावा अगर कोई जमीन का टुकड़ा ऐसा है जिसको 3 साइड से पानी है, उस 3 साइड से पानी वाले उस जमीन के टुकड़े को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बच्चा पेनिनसुला। ओके, ओके। उसके अलावा देखो, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब है जियोमॉर्फोलॉजी में आपको पढ़ना पड़ता है। फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं। फिजिकल ज्योग्राफी में आपको ये सब पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर भी एक टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी, उसके अंदर ये सब आपको पढ़ना है जितना मैंने आपको बताया। ओके, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर और एक अलग टॉपिक है जिसको बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी या हाइड्रोलॉजी या ओशनोग्राफी। चलिए, अब
यहाँ पे आप देख लीजिए ज़मीन ऐसे नहीं है, ज़मीन के अंदर गड्ढे भी हैं, ये थोड़ी सी रफ है। तो जहाँ पे भी ये गड्ढे जैसे हैं तो आपको इन गड्ढों में क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। तो हाइड्रोस्फीयर भी एक फिजिकल ज्योग्राफी का सब ब्रांच है जो आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं बस आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, ये जो आगे हमें पढ़ना है वही थोड़ा अंदाजा दे रहा हूं। ये जो ज्योग्राफी है इसके अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ता है, माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यूज, प्लेन्स, आइलैंड्स, पेनिनसुला, क्रस्ट, मेंटल कोर, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, ये सब पढ़ना है हमें जियोमॉर्फोलॉजी में। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चा ये जो पानी है हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर में आपको पढ़ना पड़ता है ओशंस के बारे में, सीज के बारे में। और अगर हम कंट्री लेवल फिर देखें, हमें फिर कंट्री लेवल पे, अगर हम इंडिया लेवल पे देखें तो हमें रिवर्स एंड लेक्स पढ़ने पड़ते हैं। और इंडिया के अंदर भी कौन से स्टेट से हो या यूटी से हो वहां से वो चीजें पढ़नी है, वहां के रिवर्स एंड लेक्स। उसके अलावा ज्योग्राफी में ये भी पढ़ना पड़ता है। अच्छा, एक तो हो गया आपका ये ओशनोग्राफी, पानी। दूसरा हो गया आपका जितना भी मैंने आपको बोला जियोमॉर्फोलॉजी। अच्छा, ज्योग्राफी में आपको पढ़ना पड़ता है ऊपर अब एटमॉस्फेयर के बारे में भी। तो एटमॉस्फेयर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर के अंदर एक कंट्री का फिर क्लाइमेट एंड क्रॉप्स एक टॉपिक आता है। तो क्लाइमेट एंड क्रॉप्स भी पढ़ना पड़ता है। जैसे कोई क्लाइमेट में कुछ अलग तरह के क्रॉप्स होते हैं, दूसरे क्लाइमेट में दूसरे अलग तरह से क्रॉप्स होते हैं। तो इन शॉर्ट ये मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको बताया कि आगे हमें क्या पढ़ना है। वैसे ही आज का जो ये लेक्चर नंबर 1 है, इसके एंड पे मैं आपको ब्रांचेस ऑफ द ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा आपको जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, ओशनोग्राफी के बारे में, ठीक है ना, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। ये सारी चीज़, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है ज्योग्राफी के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैसे फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी भी ब्रांच है बच्चा। लेक्चर के एंड पे आपको मैं ब्रांचेस ऑफ द ज्योग्राफी का एक बेसिक आइडिया भी दूंगा, आप टेंशन ना लो। फिलहाल हमारा आगे का सफर कैसे होने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, पूरे डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में गिरना नहीं चाहिए। आइडिया ले लो फिलहाल ज्योग्राफी क्या है। अच्छा, ज्योग्राफी में आपको एक बात कहना चाहता हूं बच्चा, यहां पे ज्योग्राफी के अंदर आपको सिर्फ इंटीरियर ऑफ द अर्थ और एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ इतना काफी नहीं है। ये अर्थ जो है ये कहाँ है, ये किसके इर्द गिर्द रेवोल्यूशन करती है, और अर्थ ये जो यूनिवर्स में या सोलर सिस्टम के अंदर है ये किस तरह का है, क्या है इसका रेवोल्यूशन, क्या है इसका रोटेशन, और ये जो अर्थ है इसके सीजन्स के बारे में बहुत सारा कुछ आपको पढ़ाएंगे। टेंशन ना लीजिए, इतना जान लो और इतना दिमाग में रख लो कि ये अगर आपका अर्थ है, ये अगर आपका अर्थ है तो अर्थ आता है सोलर सिस्टम के अंदर। किसके अंदर? सोलर सिस्टम मतलब सन और उसके 8 प्लैनेट्स, और उसके बाद कुछ डवार्फ प्लैनेट्स, और उसके बाद एस्टेरॉइड्स, मीटर्स, कॉमेट्स, सब कुछ पढ़ा दूंगा आपको। सोलर सिस्टम भी आता है किसके अंदर? सोलर सिस्टम खुद आता है असल में गैलेक्सी के अंदर, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, लेकिन गैलेक्सी खुद आती है यूनिवर्स के अंदर। तो मैं यहां पे मोटे मोटे तौर पे आपको समझा रहा हूं यूनिवर्स, बस इतना दिमाग में रखो। अर्थ आता है सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम खुद आता है यूनिवर्स में। और कल जो मैं आपको लेक्चर नंबर 2 पढ़ाऊंगा वो आपका यूनिवर्स पे होगा, लेक्चर नंबर 2। फिर जो मैं आपको लेक्चर नंबर 3 पढ़ाऊंगा वो आपका सोलर सिस्टम पे होगा। फिर जो मैं आपको लेक्चर नंबर 4 पढ़ाऊंगा वो आपका अर्थ पे होगा। और फिर बाकी जो जितना भी मैंने आपको अभी बताया वो सब फिर हम पढ़ेंगे उसमें, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, उसके बाद आपका ओशनोग्राफी। ठीक है, ओके। अब जितना भी मैं बोला आपको अभी इसको साइड में रख के इंपॉर्टेंट बातें अब बताना चाहता हूं आपको कुछ, जो कि एग्जामिनर ने पूछे हैं आज के इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में। एग्जामिनर ने क्या पूछा है वो अब आपको बताऊंगा। सुनो बच्चों, एग्जाम में ये सवाल आए हुए हैं, आपको भी आएंगे। एक एक करके इन सब को अब याद कर लेना, इनको हमेशा के लिए प्लीज और प्लीज दिमाग में भर लेना। जो भी मेरे मुंह से अब निकलेगा वो एग्जाम में आई हुई बात है। चलो, सबसे पहला कैरेक्टर जो हमारे पास है ज्योग्राफी के फील्ड में वो है ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इराटोस्थीन्स। एक सेकेंड, थोड़ा सा पेन मैं बढ़ा लेता हूं क्योंकि ये बहुत छोटा है। ओके, और नोट भी मैं कोशिश करूंगा ऐसे बनाने की ताकि आपको एग्जाम के दिनों भी इनकी ज़रूरत पड़े, और एग्जाम में आप देखेंगे कि इसी नोट से निकलना चाहिए पूरा पेपर। तो सबसे पहला कैरेक्टर ज्योग्राफी के फील्ड में है फादर ऑफ जियोग्राफी, लेकिन फादर ऑफ जियोग्राफी हम अच्छे से देखेंगे। ओके,
ये जो फादर ऑफ ज्योग्राफी है इसका नाम क्या है? एराटोस्थीन्स। भूलना नहीं इस बात को। हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? एराटोस्थीन्स। लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो हमेशा के लिए याद रखना। सबसे पहली बात, एराटोस्थीन्स इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ ज्योग्राफी, बट नॉट द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। मॉडर्न ज्योग्राफी का फादर अलग है, लेकिन एराटोस्थीन्स है फादर ऑफ ज्योग्राफी, मैंने यहां पे लिखा। हालांकि इस बात को भी दिमाग में भर लेना कि एराटोस्थीन्स जो है ना बच्चा, इसके अलावा भी किसी एक बंदे को फादर ऑफ ज्योग्राफी माना जाता है, कुछ किताबों में लिखा हुआ है, तो उसका नाम भी मैं लिख लेता हूं, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं कि क्या पूछे क्या ना पूछे, और क्या पता एग्जामिनर ने खुद हिकैटस ही बुक्स पे पढ़ा हो और आपके ऑप्शन में हिकैटस ही हो। तो हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? एराटोस्थीन्स ही है, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस पे हिकैटस है। बच्चों, अगर हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी आए और दोनों ऑप्शन में हो, एराटोस्थीन्स भी हिकैटस भी, तब आप एराटोस्थीन्स पे टिक करेंगे और हिकैटस पे आप टिक तब नहीं करेंगे। सेकंड नंबर की प्रेफरेंस है ये हिकैटस। ओके, इतना क्लियर याद रखना। हाँ, अगर सवाल आए हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, फिर आपका एराटोस्थीन्स ऑप्शन में ही नहीं है, हिकैटस है ऑप्शन में, तब आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हिकैटस रहेगा, क्योंकि आपका सेकंड ऑप्शन प्रेफरेंस मैंने बता दिया। ओके, क्लियर। अब फादर ऑफ द ज्योग्राफी तो बोल दिया, लेकिन हु कॉइनड द टर्म ज्योग्राफी? तो याद रखना, टर्म भी इसी एराटोस्थीन्स ने ही दिया। तो एराटोस्थीन्स के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, एराटोस्थीन्स के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो टर्म ज्योग्राफी या वर्ड ज्योग्राफी किसने कॉइन किया? एराटोस्थीन्स ने ही। अच्छा, कब कॉइन किया ये वर्ड, ये ज्योग्राफी वर्ड इसने कब दिया? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये टर्म, ये वर्ड इसने दिया बच्चा 3rd सेंचुरी BCE, 3rd सेंचुरी CEN BC, बिफोर क्राइस्ट। ओके, BCE बोलो, BC बोलो, एक ही बात है। बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्राइस्ट एक ही बात है, बस क्राइस्ट का ऑप्शन हटा दिया। जो सेक्युलर लोग हैं उन्होंने बोला रिलीजन क्यों नहीं होना चाहिए बीच में, नहीं तो एक ही बात है, बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा एक ही बात है। चलो, अब यहां पे आपको मैं आगे बताऊं कि एराटोस्थीन्स का बहुत बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है, इस बात को याद रखना, एग्जाम में आएगा। एराटोस्थीन्स वो पहला बंदा है दुनिया का जिसने 2 स्पेशल काम किए ज्योग्राफी के फील्ड में। इसने 2 चीजें कैलकुलेट की ज्योग्राफी के फील्ड में, और एग्जाम में बहुत बार ये पूछे गए हैं। तो एराटोस्थीन्स ने 2 चीजें कैलकुलेट की। ये पहला ऐसा बंदा था जिसने कैलकुलेट किया, क्या? सुन लो। एक इसने कैलकुलेट किया सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ। सरकमफ्रेंस आपको पता है ना बच्चा, अर्थ के आसपास की डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ इसने बच्चों कैलकुलेट किया। दूसरा इसने कैलकुलेट किया अर्थ का जो टिल्ट है, अर्थ के एक्सीस का जो टिल्ट है वो कितना है, टिल्ट ऑफ अर्थस एक्सीस। अब ये आपको बताना हो कि अर्थ जो है ना वो उसका वो टेढ़ी है, आप कह सकते हैं वो टेढ़ी है, बताऊंगा आपको, टेंशन ना लो। ये टिल्ट ऑफ अर्थस एक्सीस आपको पहले बताता हूं। आप मान लीजिए ये है अर्थ, और अर्थ का ये ऐसे जो है, आप मान लीजिए ये ऐसे इसका एक्सीस नहीं है जिसके आसपास ये रोटेशन करती है। अर्थ का एक्सीस ऐसे नहीं है, याद रखना। अर्थ का एक्सीस थोड़ा टेढ़ा है। तो टेढ़ा है मतलब अर्थ का एक्सीस थोड़ा ऐसे है, ये थोड़ा कोई एंगल बना रहे हैं। कितना? 23.5 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। एक सेकंड, मैंने बोला ना ये नोट आपको एग्जाम के दिनों इंपॉर्टेंट लगेगा, और मेरा मकसद है कि इसी नोट से पूरा पेपर आना चाहिए, तो थोड़ा साफ लिख लेता हूँ। 23.5 डिग्री जो है आपका, वैसे भी आगे पढ़ना है हमें अर्थ एक्सिस बहुत डिटेल में, माइनर एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस क्या है, अर्थ का सरकमफ्रेंस, आपका पोलर सरकमफ्रेंस क्या है, आपका इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस क्या है, डिटेल में आगे पढ़ेंगे, वैसे कोई मसला नहीं। तो ये टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस किसने कैलकुलेट किया? एराटोस्थीन्स ने। सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ किसने कैलकुलेट किया पहले? वो है एराटोस्थीन्स, याद रखना। और इतना याद रखना हमेशा, इसने जब सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया, इस पे सवाल 2-3 आते हैं। लगभग इसने बोला लगभग 40,000 किलोमीटर है अर्थ के आसपास की डिस्टेंस, और ये सही निकला था। ये इसने 240 BC में बोला, बिफोर क्राइस्ट में बोला। कब इसने बोला? ये अर्थ का सरकमफ्रेंस इसने कब कैलकुलेट किया? 240 BC में इसने कैलकुलेट किया बच्चों अर्थ का सरकमफ्रेंस। कैसे कैलकुलेट किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि इस पे सवाल आए हैं, और जहां जहां से सवाल आए हैं वो पॉइंट आप अक्सर कभी नहीं छोड़ सकता। सुनो,
इससे सवाल आया है कि कैलकुलेट किया सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ। बताए मुझे, जो इन्होंने कैलकुलेट किया सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ इराटोस्थीनियस ने कितना है 4000, और इन्होंने कब किया 240 बीसी। ये दोनों पॉइंट्स याद रखे ना। अब सुनना, इसको दिमाग में रखना जो मैं अब आपको बताऊंगा। सुनो बच्चों, ये जो अर्थ है, अर्थ के आसपास कितना डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ। और ये कितना इसने कैलकुलेट किया 40,000 किलोमीटर। कैसे कैलकुलेट किया वो थोड़ा बताऊंगा, आइडिया पूरा नहीं बताऊंगा, बस एग्जाम में क्या आएगा सिर्फ उतना बताऊंगा। ये मान लीजिए सन है, सन के शैडो के हिसाब से इसने ये कैलकुलेट किया। तो सन की शैडो उसको देखते हुए उसने बच्चों, ये एक सेकेंड, ये सन है एस, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया ये बच्चों ये सन है, ठीक है ओके। अब इसने क्या देखा, इसने देखा कि एक जगह है जहां पे, ये मैं कलर चेंज करता हूं, एक जगह है जिसको बोलते हैं साइन, SYENE। प्लीज इसको याद रखना, एग्जाम में आया है, साइन बोलते हैं। अभी 2024 के आपके पेपर में ये सवाल आया है। 2024 CDS का पेपर अभी कुछ महीने पहले ये एग्जाम हुआ, 2-3 महीने पहले एग्जाम हुआ, तो आया हुआ है। तो साइन जो है यहां पे बच्चा, जगह एक है। इसने कैसे सरकमफ्रेंस कैलकुलेट किया उस जमाने में, पूरे अर्थ के आसपास का डिस्टेंस इसने कैसे बताया। तो साइन एक जगह है, जब इसने साइन पे देखा सन ओवरहेड है और शैडो नहीं है, इसने बोला सन की रेज साइन के बीच से मान लीजिए सेंटर ऑफ द अर्थ पे जाती है, तो ये साइन और सन ऐसे ऐसे सन की रेज आती है, साइन पे इसने ये देखा। इसी टाइम पे ये क्या किया, जब इसने टाइम नोट किया तो ये यहां से चला गया, मैं और जूम कर लेता हूं ताकि क्लियर हो। ये साइन से चला गया बच्चा, ये साइन से चला गया आगे थोड़ा सा ऊपर, और ये लगभग 800 किलोमीटर ऊपर चला गया साइन से। और जो ही 800 किलोमीटर ऊपर चला गया साइन से, इसने क्या किया, यहां पे इसने पोल एक खड़ा किया, पोल खड़ा किया, और पोल को इसने देखा, हाँ अब तो शैडो आ रही है। साइन के ऊपर शैडो नहीं आ रही थी, लेकिन साइन से ऊपर ये गया कहां, उसको बोलते हैं बच्चा अलेक्जेंड्रिया। वहां पे इसने पोल को खड़ा किया और बोला हाँ शैडो आ रही है। कौन सी जगह थी ये, मैं यहां पे लिख लेता हूं, क्योंकि यही दो जगह आते हैं, सवाल यही आया था कि कौन सी दो जगहों को रेफरेंस बनाते हुए इराटोस्थीनियस ने पूरे अर्थ का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट किया, साइन और अलेक्जेंड्रिया, ये दो। तो साइन से ऊपर 800 किलोमीटर ये जाता है, और यहां से ये देखता है शैडो है। अब जब शैडो है, इसने देखा शैडो है, तो इसने क्या किया, इसने ये एंगल मेजर किया, और इस एंगल की वजह से इसने ये वाला एंगल मेजर किया सेंटर ऑफ द अर्थ पे। तो जो ही इसने सेंटर ऑफ द अर्थ पे एंगल मेजर किया, ये इसने देखा 7.2 है, 7.2 डिग्री। तो इसने बोला 800 किलोमीटर 7.2 डिग्री से है, तो इसने बोला 7.2 डिग्री पे 800 लगभग 800 किलोमीटर है बनता है। तो पूरा अगर हम देखेंगे पूरा 360 डिग्री है ये, है ना, ये पूरा का पूरा 360 डिग्री है ना। तो पूरे के पूरे 360 डिग्री पे कितना बनेगा, तो 360 डिग्री पे जब इसने देखा तो देखा इसने कि पूरे अर्थ का सरकमफ्रेंस निकलता है 40,000, 40K लिखता हूं मैं, 40K किलोमीटर, के मतलब हजार है ना, ओके 40K। ओ आप फिर बोलोगे यार के कैसे हजार है, बहुत खतरनाक बच्चे हैं मेरे कभी कभी। तो 40,000 किलोमीटर बच्चा मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसने ये कैलकुलेट किया। अब सवाल आएगा, बताइए सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ पहले कौन से साइंटिस्ट, कौन से ज्योग्राफर ने, कौन से स्कॉलर ने कैलकुलेट किया सबसे पहले, तो इराटोस्थीनियस। किसने टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस सबसे पहले कैलकुलेट किया, इराटोस्थीनियस। इन पॉइंट्स को याद रख लेना आप हमेशा के लिए, ओके। अब आगे चलते हैं, जो इराटोस्थीनियस है इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स याद रखो। इराटोस्थीनियस बच्चा ये असल में ग्रीक का स्कॉलर है, कहां का, ग्रीस का स्कॉलर। तो ये ग्रीक स्कॉलर है। ग्रीस कहां है अभी आपको बताऊंगा, वैसे आगे भी आपको मेडिटेरियन सी के आसपास के सारे कंट्रीज पढ़ाने हैं, लेकिन फिलहाल इतना याद रखो, जितने भी ज्योग्राफी का ऑरिजिन कहां पे होता है, इसी ग्रीस से। आप देखो ना, ग्रीक वर्ड से ज्योग्राफी निकला है, तो ज्योग्राफी का ऑरिजिन भी ग्रीस से ही हुआ है, ओके। तो ये ग्रीस स्कॉलर था बच्चा, इतना क्लियर है। उसके साथ साथ इतना याद रखो, क्योंकि आए हुए हैं जो चीजें आई हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बॉर्न ये हुआ कहां पे, साइरीन में बॉर्न हुआ। अब ये साइरीन आज करके लीबिया में है, आज करके कहां, लीबिया में है। अच्छा ये जो आपका इराटोस्थीनियस है, क्योंकि ये कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का फादर है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए सवाल भी इस पे आते हैं। तो ये डाई कब हुआ, डाई ये हुआ वहीं पे जहां पे ये मेजर करा था
शैडो की वजह से अर्थ का सरकमफ्रेंस। तो एलेक्जेंड्रिया। अब ये एलेक्जेंड्रिया कहाँ है, और जो मैंने दूसरा साइन बोला था वो कहाँ है? दोनों के दोनों इजिप्ट में है। एलेक्जेंड्रिया इजिप्ट, मैं यहां पे लिख ही लेता हूं, इजिप्ट। एलेक्जेंड्रिया से लगभग ये 800 किलोमीटर दूर गया था, शैडो की वजह से इसने सरकमफ्रेंस मेजर किया। और ये 800 किलोमीटर कहाँ गया था? एलेक्जेंड्रिया ये गया था 800 किलोमीटर, लेकिन ये कहाँ से गया था? साइन से। साइन के ऊपर सन ओवरहेड था, तो साइन के ऊपर शैडो नहीं थी। साइन के ऊपर साइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वो पड़ता है, तो इसीलिए सन की शैडो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। साइन भी इजिप्ट में है, आगे आपको पढ़ाऊंगा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है समर सोलस्टाइल में, उधर शैडो नहीं होती। ये सब कुछ आगे पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। फिलहाल इतना समझो, ये दो जगह है साइन और एलेक्जेंड्रिया, इन दो जगहों की वजह से इसने पूरे सरकमफ्रेंस को मेजर किया। और इसने जो सरकमफ्रेंस को मेजर किया कितना निकला? 40,000 किलोमीटर, ठीक है ना। और कब किया? 240 बीसी में। और इसी ने ज्योग्राफी वर्ड दिया, टर्म दिया, और यही है फादर ऑफ ज्योग्राफी। टर्म इसने कब दी ज्योग्राफी की? 3rd सेंचुरी बीसी। ओके, यहां तक क्लियर है। अब ये बॉर्न कहां हुआ? आजकल के लीबिया। और डाई कहां हुआ? जो अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में है। अब सुन लीजिए इंपॉर्टेंट बात। यहां पे मुझे वैसे आगे आपको पढ़ाना था, लेकिन फिर भी आप इस बात को सुन लीजिए। ये मान लीजिए ये है मेडिटेरियन सी। क्या है ये? मेडिटेरियन सी। इस मेडिटेरियन सी में मुझे बताइए बच्चा, ये जो मेडिटेरियन सी है, इस मेडिटेरियन सी में मुझे बताइए ग्रीस कहां है, लिबिया कहां है, और इजिप्ट कहां है? तो यहां पे ग्रीस या ग्रीस कहां है, लिबिया कहां है, इजिप्ट कहां है? तो सुनो, ये है बच्चा यहां पे नीचे लिबिया, और यहां से है ये आपका इजिप्ट, और यहां से ये है ग्रीस। मेडिटेरियन सी के आसपास ये कंट्रीज है बच्चों। ये आपको आगे पढ़ना है वैसे मैप में, लेकिन इतना समझो कि बहुत सारे बच्चों को अब कंफ्यूजन होगा कि सर ये तो इराटोस्थेनीज तो ग्रीक स्कॉलर है, ये तो ग्रीस का स्कॉलर है, लेकिन जन्म इसने लिया लिबिया में, मर गया ये इजिप्ट में, और काम इसने बहुत सारा किया इजिप्ट में ही। तो ये ग्रीस स्कॉलर कैसे? बच्चा ये इजिप्ट, ये लीबिया, ये सारी यहां से जितनी भी है ये ग्रीस की ही तब कॉलोनीज थी बच्चा। ये जितना भी है ये ग्रीस की कॉलोनीज थी। तो ये ग्रीस की कॉलोनीज थी यहां से बच्चा। इसलिए उन दिनों जब ये था इराटोस्थीन्स, तब ग्रीस के अंदर सारा आता था। तो इसीलिए सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादातर सारे के नहीं, ज्यादातर ग्रीक स्कॉलर्स। तो ज्योग्राफी ने जन्म लिया ग्रीस से, और ग्रीक स्कॉलर्स आपको इराटोस्थीन्स के ऊपर भी ग्रीक ही नाम पड़ा हुआ है। चलो इतना क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो याद रखना, वन लाइनर में ही क्लियर करेंगे, वन लाइनर में आप याद रखने हैं। तो बच्चा इराटोस्थीन्स आपको डिटेल में पढ़ना था क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां से सवाल आते हैं। अब कुछ और ज्योग्राफर्स हैं जिनके बारे में आपको एक एक लाइन याद रखनी है क्योंकि सवाल इनसे भी आ सकता है। सबसे पहला जो कैरेक्टर है, जो पहला आपके सामने है, वो है इनैक्समेंडर। इनैक्समेंडर वो बंदा है जिसने क्रिएट किया दुनिया का पहला मैप। तो अगर सवाल आए हु क्रिएटेड या डिजाइनेड फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया, नहीं इंडिया बोला क्या, सॉरी इंडिया नहीं, वर्ल्ड, दुनिया का वर्ल्ड का पहला मैप किसने क्रिएट किया? इनैक्समेंडर ने। और इनैक्समेंडर को बोला जाता है फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी। ये भी याद रखना, फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी इसको बोला जाता है। अब एक बात आप याद रखना, अगर सवाल आए वहां पे हु इज द फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी इन इंडिया, या इंडियन फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी बताइए, अगर इंडिया साथ में हो क्वेश्चन में, तब आपका ऑप्शन में आंसर होना चाहिए आचार्य कपिल, आचार्य कपिल। तो हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉस्मोलॉजी? आचार्य कपिल। ओके, उसके बाद आपका जो सेकंड है, थर्ड है, वो है जेम्स रेनल। जेम्स रेनल ने भी डिजाइन किया मैप, इसने भी फर्स्ट मैप डिजाइन किया, मगर फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया इसने डिजाइन किया। वर्ल्ड का मैप एनेक्सिमेंडर, और इंडिया का मैप किसने? इंडिया का मैप जेम्स रेनल ने। कुछ थोड़े से बुक्स में लिखा है एनवील, लेकिन एनवील से पहले याद रखना वाइडली जेम्स रेनल को माना जाता है फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया बनाने वाला, डिजाइन करने वाला। ओके,
हाँ, एनवाइल भी अगर होगा तो एनवाइल मेरा दूसरा प्रेफरेंस है। याद रखना एनवाइल नहीं है आंसर, जेम्स रेनल ही है, लेकिन एक दो बुक्स पे एनवाइल लिखा है, इसीलिए मैंने दूसरा प्रेफरेंस में यहाँ पे डाला। क्या पता एग्जामिनर ने वही देखी है वो बुक तो डाला। और सुनो, अगर सवाल आए हु इज़ द फादर ऑफ इंडिया, ऐसे सवाल आया है, फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया किसने क्रिएट किया, सॉरी हु इज़ द पर्सन जिसने डिजाइन किया फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया, ऐसे सवाल बहुत बार आया है। मैं आपके कल के सेशन में आपको दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं आज तक। तो जेम्स रेनल ही आंसर है। ओके, अगर ऑप्शन में जेम्स रेनल नहीं होगा, एनविल होगा, तो एनविल पे आप टिक कर सकते हो, सेकंड प्रेफरेंस है, सेकंड प्रेफरेंस है। ये टॉलमी है। टॉलमी वो बंदा है जिसने इंडिया को प्रेजेंट किया, ये पहला ऐसा बंदा है, ये पहला ऐसा बंदा है जिसने इंडिया को प्रेजेंट किया ऑन वर्ल्ड मैप। तो टॉलमी ने इंडिया को प्रेजेंट किया ऑन वर्ल्ड मैप के ऊपर डिटेल्ड अच्छी तरह से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का इस्तेमाल करते हुए बराबर लोकेशन देखी इंडिया की वर्ल्ड मैप पे। तो इसने फर्स्ट अच्छे से प्रेजेंट किया इंडिया को ऑन वर्ल्ड मैप। और टॉलमी ही वो बंदा है जिसने जियोसेंट्रिक थ्योरी दी हुई है। अब जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है? जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, वैसे ये हमें जियोसेंट्रिक, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी और बाकी ये थ्योरीज आपको यूनिवर्स के बारे में आपको कल पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन इतना जानो, अब टॉलमी की बात उठी है, ये जो टॉलमी है इसने एक थ्योरी दी है जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। इसने बोला यूनिवर्स का जो सेंटर है वो अर्थ है। इसने अर्थ को माना यूनिवर्स का सेंटर, और अर्थ के ही आसपास सारे प्लैनेट सब कुछ घूम रहा है। इसने बोला यूनिवर्स का जो सेंटर है वो अर्थ है, उसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। ओके, जो कि हमें कल के लेक्चर में भी आपको पढ़ाना है। ए.वी. हम्बोल्ट जो है वो है बच्चा, वो है फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। अगर फादर ऑफ ज्योग्राफी आए तो एराटोस्थीन्स, अगर फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी आए तो बच्चा याद रखना मॉडर्न ज्योग्राफी का फादर है हम्बोल्ट। ए.वी. हम्बोल्ट है मॉडर्न ज्योग्राफी का फादर। उसके बाद कॉपरनिकस जो है ना, इसके बारे में याद रखनी है आपको चीज़ें। सबसे पहले कॉपरनिकस जो है ना, ये है फादर, आज हमने बहुत सारे फादर किए, ये है फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ये है फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। उसके साथ साथ इसने दी एक थ्योरी जिसको बोलते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या इसको बोलते हैं? हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। अब ऊपर उसने दिया था जियोसेंट्रिक थ्योरी, ओके, टॉलमी ने। इसने दिया हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी में इसने बोला देखो भाई, अर्थ नहीं बल्कि सन है सेंटर ऑफ यूनिवर्स। तो ऊपर उसने अर्थ बोला था, EARTH, ओके। इसने बोला अब सेंटर में अर्थ नहीं, यूनिवर्स के सेंटर में सन है, सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। वही है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, उसको बोलते हैं, ठीक है। उसने क्या बोला? यूनिवर्स का सेंटर अर्थ, टॉलमी ने जियोसेंट्रिक थ्योरी। कॉपरनिकस ने क्या बोला? यूनिवर्स का सेंटर सन, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, ओके। और कॉपरनिकस ही वो बंदा है जिसने बोला ये सन तो सेंटर है और सन के आसपास अर्थ घूम रहा है। अगर सवाल आए हु इज द फर्स्ट पर्सन जिसने बताया कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, तो आपको आंसर पता है, जिसने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, ओके। उसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ आप। तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कॉपरनिकस ने ही बोला। अब आपको याद रखना है, अगर सवाल आए बच्चों, ये तीन जो है पाइथागोरस, एरिस्टोटल और टॉलमी, ये तीनों का कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने बताया अर्थ इज स्फेरिकल। लेकिन सवाल अगर आया इनमें से आप बताइए किसने सबसे पहले बोला अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इन शेप। इन तीनों में से सबसे पहले किसने बोला अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप? तो याद रखना सबसे पुराना है पाइथागोरस। पाइथागोरस एक्चुअली बहुत पुराना है, जिसने बिलीव किया था, जिसने बोला था, जिसने स्टेट किया था। उसने कोई मेजरमेंट नहीं किया, उसने कोई प्रूव नहीं किया, उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स वो नहीं थी, लेकिन इसको बिलीव था, इसने बोला, इसने स्टेट भी किया है। इसने बहुत बार बोला है पाइथागोरस ने, और बोला है कि देखो अर्थ जो है ना वो स्फेरिकल है। इसने बहुत पहले बोला, इसने 6th सेंचुरी में बोला, 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट इसने बोला। उसके बाद एरिस्टोटल आता है, वो 3rd to 4th सेंचुरी में आता है। वो 3rd to 4th सेंचुरी में वो बोलता है हाँ भाई जो अर्थ है वो स्फेरिकल इन शेप है। लेकिन इसने ऊपर उसने बस बोला था, इसने प्रूव करके दिया। इसके पास वो इंस्ट्रूमेंट्स थे, इसके पास वो मेजरमेंट्स थे कि इसने प्रूव किया
इसने प्रूव किया, ऑब्जर्वेशन इसने की और प्रूव दिया अरिस्टोटल ने, देखो भाई अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप है। टॉलमी ने अरिस्टोटल के इसको ज्यादा ही प्रूव किया, इसको और प्रूव करके और एरिस्टोटल की बातों को पूरा सपोर्ट किया टॉलमी ने। तो अब अगर सवाल आए इन तीन में से बताइए किसने बोला अर्थ है स्फेरिकल इन शेप, तो तीनों ने बोला। अगर सवाल आए, तीन ऑप्शन थे, ऑल ऑफ द अबव था, तो तीनों ने बोला। सबसे पहले किसने बोला? पाइथागोरस ने बोला। लेकिन बहुत बार एग्जामिनर पता है क्या बोलता है, मैंने देखे हैं क्वेश्चंस बोल रहे हैं कि बताइए सबसे पहले किसने डिस्कवर किया अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, नीचे आंसर में डाला है टॉलमी, बाकी तो ऑप्शंस नहीं थे। अगर तीनों ऑप्शंस आएंगे तो हु इज द फर्स्ट पर्सन, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस आफाक सर ने पाइथागोरस थी, सेकंड प्रेफरेंस आपने एरिस्टोटल की दी, थर्ड प्रेफरेंस मैंने बोला टॉलमी। तीनों ऑप्शंस आएंगे, ऑल ऑफ द अबव होगा, और तीनों ऑप्शंस में एक ही चुनना होगा तो पाइथागोरस होगा जिसने सबसे पहले बोला। हाँ, एरिस्टोटल ने थोड़े से ऑब्जर्वेशंस किए, प्रूफ थोड़ा सा दिया, ठीक है ना, टॉलमी ने फिर उसको सपोर्ट किया। आप टेंशन ना लो, मैं कल की सीरीज में आपको वो क्वेश्चंस दिखाऊंगा जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाओगे, लेकिन कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया। पहली प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस बोल के मैंने किया। अगर सवाल आए हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, पहले एरिस्टोथेन्स, उसके बाद आप हिकैटस ढूंढ लेना। दोनों अगर होंगे नीचे ऑप्शन में, एराटोस्थीन्स को टिक कर लेना, बात खत्म। ओके, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अच्छा, अब सुन लीजिए, अब आपको ब्रांचेस ऑफ द ज्योग्राफी भी थोड़े से पढ़ने। देखो, ज्योग्राफी के तीन वैसे ब्रांचेस है, लेकिन ज्यादातर बोला जाता है दो ब्रांचेस है। एक है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी। अब यहां पे एक पॉइंट आपको याद रखना है जो एग्जाम में आ सकता है। आज हमने फादर का जिक्र किया, तो सुन लीजिए, फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कौन है? फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है A.V. हमबोल्ट। अगर सवाल आए हु इज द फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो A.V. हमबोल्ट है। अगर सवाल आए हु इज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तब कंफ्यूजन होगा आपको, क्योंकि तीन तीन फादर है ह्यूमन ज्योग्राफी के। सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहला प्रेफरेंस जो आफाक सर ने दिया वो कार्ल रेटर को दिया। ओके, उसके बाद दूसरा प्रेफरेंस जो दिया वो मैंने दिया F. रैटजील को, RATZEL, और F. रैटजील पे भी सवाल आए हैं, ऐसे सवाल आए हैं। एक सेकंड जूम कर लेता हूं ताकि आपको दिखे। और तीसरा जो ऑप्शन मैंने दिया हु इज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का तीसरा प्रेफरेंस मैंने दिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आए हुए हैं, कल दिखाऊंगा। विदल दे ला ब्लाची, ये ओके। तो ये तीनों याद रखना, पहले नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, ये तीनों याद रखना, कार्ल रिचर और F. रैटजील और विदल दे ला ब्लाची। ओके, अब यहां पे क्लियर है। अब बाकियों जो, अब फिजिकल ज्योग्राफी का जो सब ब्रांचेस है, फिजिकल ज्योग्राफी के जो बाकी सब ब्रांचेस है, जियोमॉर्फोलॉजी है जिसमें मैंने आपको बोला माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, पेनिनसुला, डेजर्ट, ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरह फिर क्लाइमेटोलॉजी जिसमें मैंने आपको बोला एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, या क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया जो है ना, वो चीज़ें पढ़नी पड़ती है। उसके अलावा फिर अपने स्टेट या अपने यूटी के बारे में भी क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ अपना स्टेट पढ़ना होता है या यूटी पढ़ना होता है। ओशनोग्राफी में आपको हाइड्रोस्फीयर पढ़ना होता है, हाइड्रोलॉजी भी इसको बोलते हैं, या हाइड्रोस्फीयर भी इसको बोलते हैं, सॉरी। तो ओशनोग्राफी में आपको पढ़ना पड़ता है आपका ओशन के बारे में, सीज के बारे में, रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में खासकर, और रिवर्स एंड लेक्स ऑफ योर स्टेट एंड यूटी के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपको पीडियोलॉजी में पढ़ना पड़ता है सॉइल के बारे में, ग्लेशियोलॉजी में आपको पढ़ना पड़ता है ग्लेशियर्स के बारे में। और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी वैसे बहुत सारे इसको कंसिडर करते हैं थर्ड ब्रांच है, लेकिन बहुत सारे इसको बोलते हैं ये फिजिकल ज्योग्राफी का ही एक सब ब्रांच है। तो वैसे बहुत सारी किताबों में आपको देखने को मिलेगा ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी 3, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी, और तीसरा ये एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। लेकिन बहुत सारी बुक्स में 2 लिखे हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखे, कोई मसला नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट वाला ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमी ज्योग्राफी, और इन सब के भी अपने अपने फादर है। और मैं एक्स्ट्रा भी लिखूंगा क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी के इसके अलावा भी सब टाइप्स है, सब ब्रांचेस है, और यहां पे भी एक्स्ट्रा लिखूंगा क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी के इसके अलावा भी कुछ सब ब्रांचेस है, नॉट इंपॉर्टेंट लेकिन कुछ है, लेकिन इनके भी फादर्स है। क्योंकि आज बहुत फादर हो गया, तो ये लेक्चर में अब हम आगे भी कुछ फादर्स डिस्कस करेंगे, अपने अपने इनके फादर डिस्कस करेंगे अपनी अपनी जगह, जब ये टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे आपको, ये टॉपिक्स हमें आपको पढ़ाने हैं। अब लास्ट पे एक पॉइंट, बस एक पॉइंट स्टार मार्क लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ज्योग्राफी पे पहली किताब, फर्स्ट फॉर्मल बुक ऑफ ज्योग्राफी,
वैसे बुक्स बहुत सारे हैं ज्योग्राफी पे, लेकिन फर्स्ट फॉर्मल बुक ऑफ ज्योग्राफी पे ही सवाल आते हैं, ठीक है ना। बेसिक सवाल जो आते हैं याद रखना वो है, बताएगा क्या मुझे आप में कोई, वो कौन सी है, और वो स्ट्रैबो ने लिखी है, उसका नाम है जियोग्राफिका, PHICA, जियोग्राफिया नहीं। दूसरा है PHIA, जियोग्राफिया, जो लिखी है टॉलमी ने, वो तो उसने बहुत लेट लिखी है, वो वाली बुक नहीं है, ये दूसरी बुक है जियोग्राफिका, फिया नहीं, PHIA नहीं, PHICA, इसको याद रखना अच्छे से। और ये लिखी है टॉलमी ने नहीं, ये लिखी है स्ट्रैबो ने। कब लिखी है? 1st सेंचुरी में। ये पॉइंट लास्ट में आपको बताना था। आज का लेक्चर खत्म होता है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी आज के लेक्चर पे कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस आज के लेक्चर पे एग्जाम्स में आए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा कल कि कौन कौन से एग्जाम में कब कब कौन से डेट पे ये क्वेश्चंस आए हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इस लेक्चर को आप लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, और देख लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाया है कि नहीं। नहीं तो आप बहुत बार बोलते हो कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं आती। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन भी दबाना पड़ता है, वो भी आप देख लीजिए। और हाँ, हमारा कंप्लीट कोर्स अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, आपको कोर्स में ज्वाइन करा दिया जाएगा। या जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको बैचेस का लिंक मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।